ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर 2025 और 26 का। तो गाइस, हमें पहले 15 मिनट मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। उसमें हमें क्या करना है पता है आपको? हमें पढ़ना है कि पूरा क्वेश्चन पेपर देख लो कि कैसे क्वेश्चन आए। डरना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देखना है कि 1 नंबर वाले में कैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, ये फिर है 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, उसके बाद है 3 नंबर वाले। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है और देखने के बाद आपको 5 मिनट लगेगा देखने में। फिर आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज करनी है असर्शन और रीजन। उसको ध्यान से अभी सॉल्व कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है। तो असर्शन और रीजन में आपको थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होगा। तो इसमें आप फ्रेश माइंड के साथ सही जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो अगर मान लीजिए अब पेपर स्टार्ट हो गया है तो हम पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, असर्शन और रीजन से। P and PB are two tangents to a circle with center O such that AOB is 100 degree and then angle APB is 70 degree। ठीक है, तो ये assertion है। The length of two tangent drawn from external point are equal। तो क्या कह रहा है कि जो लेंथ होती है दो टेंजेंट की वो इक्वल होती है एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ करें तो। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? आप तुरंत यहाँ साइड में डायग्राम बना सकते हैं। एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर ओ रखा, और फिर पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट। तो हम पी एक पॉइंट मान लेते हैं एक्सटर्नल पर पी, उसका उसके साथ एक टू टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ ए नाम देते हैं और यहाँ बी नाम देते हैं। ठीक, पी एंड पी बी टू टेंजेंट विद सेंटर ओ। एंगल ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल, ये आपका 100 डिग्री है। ठीक, तो आपका क्या ए पी बी 70 होगा? ये स्टेटमेंट में पूछ रहा है, बता रहा है। तो हम क्या चेक कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए जब भी टेंजेंट जो होता है सर्कल के साथ 90 डिग्री बना, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। 90 90 180, 180 प्लस 100 280। ठीक है, अब टोटल जो कंप्लीट एंगल होता है क्वाड्रिलेटरल है, इसका टोटल एंगल 360 होता है। ठीक है, तो 360 होना चाहिए। तो इसको कितना होना चाहिए अगर 360 होने के लिए? वो 360 में से माइनस कर दो, तो 90 90 180 और 100 280, 280 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 10, यहाँ 0 और यहाँ बचा 16, 16 में से 8 गया 8, तो हमारा 80 आ रहा है आंसर, जो कि ऑप्शन जो यहाँ गलत है। ठीक है, हमारा असर्शन ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। रीजन ट्रू है, दो जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो दोनों ही बराबर होती है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन ए से। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, देयर आर 329 देयर जस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास 6 7 8 रिस्पेक्टिवली। बस इज टू बी हायर्ड टू टेक दिस स्टूडेंट्स टू पिकनिक। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन बी सीटेड इक्वली इन दी बस इज। सो बच्चों क्या पूछा गया कि हमारे पास बहुत बस हैं। ठीक है ना, बस के बारे में नहीं बताया गया, हमें बताया गया कि 3 क्लासेस हैं, उसमें इतने बच्चे हैं। हमें बताना है कि मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं एक बस में। तो इसको आप देखकर एक मैक्सिमम नंबर से आपको याद आ जाना चाहिए कि हमें एचसीएफ निकालना है। मीन्स एचसीएफ माने क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इसमें इन तीनों में से हाईएस्ट नंबर क्या है जो इन सबको ही डिवाइड कर दे। ठीक, उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है तरीका, पहले 329 का निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका आसान है, एलसीएम ले लो। 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, और ये 3 से नहीं कटेगा, 8 7 से कटेगा। एक बार 3 से करके देखोगे तो नहीं होगा। ठीक है ना, 7 से करके देखते हैं फिर। 7 4 जा 28 और 4 उधर चला गया, तो हाँ 7 से कटेगा। 7 4 जा 28, 4 उधर गया, 7 7 जा 49 47। तो ये आ गया 47 1 जा 47, तो इसका एचसीएफ आ गया 7 इंटू 47। ठीक, मेन एलसीएम फैक्टर आ गया। अब इसका फैक्टर निकालते हैं 282 का। 282 का निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 आएगा। सब ये कटेगा किससे? 3 से काट के देखते हैं। हाँ 3 4 जा 12 और 2 इधर चला जाएगा, तो 3 7 जा 21 47। आपको देखते ही देखते पता लग जाना चाहिए कि एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है ना, अब इसका भी निकाल ही लेते हैं। 188 का फैक्टर निकालते हैं। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और फिर 2 से कटेगा, 2 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 47। आपको दिख जाना चाहिए कि
कि हमारे पास जो फैक्टर बने हैं, इसका फैक्टर 2 × 3 × 47 और इसका जो आखिरी वाले नंबर का 2 × 2 × 47। तो आपको दिख जाना चाहिए कि फैक्टर में कॉमन क्या है इन सब के फैक्टर में। कुछ दिख रहा है आपको? सिर्फ 47 ही कॉमन है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा 47 होगा। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं। ABC and PQR, in triangle ABC and PQR we have this then which triangle or which pair is सिमिलर, ठीक है ना। हमें पता लगाना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा अगर हमारे पास इस रेशियो में दे रखा है इक्वल। तो AB/QR, तो हम देखना चाहिए AB जो साइड है वो QR के प्रोपोर्शन है, तो हम AB और QR देखेंगे। ठीक, सीरीज वाइज चलते हैं। देखो AB ऐसे है, फिर QR है, हाँ QR है। BC/PR, तो BC, ठीक है ना। साइकिल देखनी होती है हमें इसमें। B के बाद C आ रहा है तो PR आ रहा है यहाँ पर, तो PR आ रहा है, हाँ एक तरीके से ये आ रहा है, ठीक है ना। RP और PR दोनों एक ही बात है। CA यहाँ पर है ऐसे, और PQ आना चाहिए। CA और PQ सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हैं AB/QR, AB इधर AB है, ठीक है ना, और QR BC/PR। ये देखो यहाँ एक वो नहीं बन रही साइकिल, BC हो रहा है, ठीक है ना। BC आगे है और PR यहाँ पर उल्ला है, तो PR होना चाहिए था आगे, लेकिन हमारा शुरुआत में PQ है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट ये है। थर्ड पे बढ़ते हैं। ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट हैज सेंटर दिस एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसको ऐसे डायग्राम से बनाकर करना चाहिए गाइस। जो 5 यूनिट का रेडियस है, तो 5 यूनिट का रेडियस है 5 एंड सेंटर -2 पर है, ठीक है, ये सेंटर है। और पॉइंट लाइज ऑन दी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस माने क्या होता है? जो हमारा होता है बाहर परिधि पर, ये सर्कमफेरेंस, ठीक है ना। सर्कल पर लाई कर है मीन्स, तो ये हमारा पॉइंट है। अब बोला वाई की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों क्या करना है, ये पॉइंट है, हमें ये एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट ये रहा, तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर इस y की वैल्यू निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? D होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल रूट होता है। अब इसमें होता क्या है, x1 x2 क्या होते हैं? आप इसको x मान लो, इसको y मान लो, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, ऐसे इसको मानना होता है। और हमें d तो दे ही रखा है, देखो 5 दे रखा है ना, तो 5 d की जगह हम 5 लिखेंगे, और x1 x2 इसको x1 ऐसे लिख लिया करो, x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया, ठीक है। अब x1 की जगह x1 रख दो यहाँ, लेकिन x2 - x1 है तो -6 माइनस x1 क्या -2 आ गया, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर है, प्लस y2 के y2 हमारा y है, और माइनस y1 क्या है 2 है, तो 2 रख देंगे, 2 का होल स्क्वायर, और इसका होल रूट ले लेंगे। तो 5 = अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -2 -6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक, और इसका होल रूट। समझ आ रहा है? अब फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 = है 6, इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना, -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने देते हैं होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों स्क्वायर लगा देंगे दोनों साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 16 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये समझ आया। अब इसके बाद इसको 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 9 y - 2 हुआ होल स्क्वायर। अब फिर स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे ऐसे। तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर कट जाएगा, तो y - 2 बचेगा, और हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक, तो 2 उधर चला जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5। समझ आया? अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर -3 और 4। तो गाइज कैसे करेंगे, बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल बताओ हमें जिसके जीरोज -3 और 4 हैं, ठीक। आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का रूल होता है x² माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट को कुछ भी लिख दो, a + b लिख सकते हो, x - प्लस
प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी इक्वल टू 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें हमें बस रूट को सम करना है, एक जगह मल्टीप्लाई करना है और यहाँ रख देना है, ठीक। रूट दे रखे -3 और 4, तो हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर दो, -3 + 4 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1x या x लिख दो डायरेक्ट, प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस -12 इक्वल टू 0। अब ऑप्शन क्या है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ पर माइनस है नहीं, देख रहे हो यहाँ पर इधर माइनस है, -12 वाला चाहिए जो कि इधर है। अब इसको ध्यान से सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लोगे और इक्वल टू 0 रख के करोगे तो इसको अगर 2 कॉमन लिया तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 जो कि हमारे इसके बराबर है, ठीक है। तो यही आंसर है, ठीक, ये आंसर होगा। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चूजिंग अ वोवल एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स मैथमेटिक्स इज दिस देन एक्स इक्वल टू। तो हमें पूछा गया कि एक्स की वैल्यू क्या है। अब उसने ये क्या दे रखा है, ये समझो, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है किसकी, हम अगर इसमें से कोई एक वोवल चूज करे उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब इसमें से वोवल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल है, इसमें प्रोबेबिलिटी वोवल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो निकाल लो। वोवल कितने होंगे इसमें, ए ई ए आई, मतलब 4 वोवल हैं, ठीक, 4 अपॉन में कितने वर्ड्स हैं, यहाँ कितने लेटर्स हैं, 11, तो नीचे 11। प्रोबेबिलिटी का यही तो फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ लिखेंगे और फेवरेबल पॉसिबिलिटी यहाँ, हमें जो चाहिए, हमें वोवल चाहिए तो वोवल चूज करना, हम 4 में से कोई एक चूज कर सकते हैं, इसीलिए हमने 4 लिखा और टोटल हमने 11, क्योंकि 11 वर्ड्स में से कोई एक आ सकता है तो टोटल नीचे आएगा। और जो दे रखा है हमें 3/3x + 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 = 4 3 12 x + 4, ये समझ आया, इसको इधर कर दिया और इसको इधर मल्टीप्लाई। अब 33 = 12x, 4 को इधर भेजेंगे तो -4, ठीक है, अब इधर ही लिख दो ऐसे, 12x = 33 में से 4 गए तो कितने बचे, 29, और x = 29/12, ये आंसर हमारा डी है, ठीक है, ये हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 6x tan 60 cos 60 = sin 60 cot 60, x इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, आपको वैल्यू याद होगी। tan 60 होता है √3 और cos 60 होता है 1/2, ठीक है, इक्वल टू sin 60 होता है √3/2 अपॉन, देखो आपको दिख रहा है ना, और cot 60 होता है आई गेस 1/√3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, √3 से √3 कैंसिल, आपका 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू, अब यहाँ √3x है तो √3 को उधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 बचा था राइट साइड तो 1/√3, ये समझ आया। अब x इक्वल टू 1/√3। अब देखो ये किसकी वैल्यू है, tan 30 की वैल्यू ही है, ठीक है, tan 30 1/√3 होता है, इसी की वैल्यू है। cot 30 की वैल्यू √3 होती है, यहाँ लिख देता हूँ √3 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है आई गेस √3/2, ठीक है। तो आपको इसका मैच करना था, x = 1/√3 आ रहा है तो ये किसकी वैल्यू है इसमें से, tan 30 की वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ सर्कल बोल रहा है साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है, ठीक, मतलब ऐसा है कि रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस r है तो और स्क्वायर का साइड s, दोनों का जो साइड है वो बराबर है। पैरामीटर ऑफ रेशियो, पैरामीटर विल बी इन रेशियो, मतलब दोनों का पैरामीटर बता दो, ठीक है, रेशियो निकाल कर। तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है 2πr, तो लिख दो 2πr, और उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, स्क्वायर के साथ। स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है s, 4s होता है ना, सबको सम कर दो साइड को तो 4s, ठीक है। और हमें बताया गया है कि दोनों इक्वल है r और s, तो r और s कैंसिल हो सकता है, और 2 2 4 तो पाई/2 कहाँ पर है, ये रहा पाई/2, ठीक है, समझ आ रही बात। द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। अब आपको बताया गया कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, उसका जो लेंथ 40 है और ब्रेथ है 22, उसको फोल्ड कराया गया है हाइट टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर, ठीक है। अब आपको बताना है कि रेडियस ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, रेडियस का जो सिलेंडर का हाइट है वो 40 है, तो मतलब ये इसको ऐसे रोल किया गया था इस तरीके से, जो इसका हाइट है 40 तो रेडियस
ये 40 हो गया, मतलब इसको ऐसे रोल किया गया है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारा जो सर्कल का पैरामीटर वो 22 के बराबर होगा, तो 2 πr इक्वल टू 22, ठीक। तो यहाँ से रेडियस निकाल दो, तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा आपका r इक्वल टू 22, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ निकालता हूँ, r इक्वल टू 22 अपॉन में ये 2 π नीचे चला गया, 2 × π, ठीक। और यहाँ से निकालो r, 2 से 22 कट गया 11 बार में, और पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 11 2 जा 22, और फिर इसको कैंसिल करोगे तो 2 को से काटोगे तो 3.5 आएगा, ठीक। ये हो गया आपका आर की वैल्यू 3.5। तो ये आंसर है फर्स्ट। ये बच्चों देखते हैं कि 9 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1.26 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इज इन 500 रिवॉल्यूशन इज। मतलब इसमें पूछा गया है कि एक डायमीटर, आइए इसको कॉपी पे देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें एक जो है आपका पहिया है, ठीक है ना, उसको बोला गया है कि उसका जो डायमीटर है 1.26 है, ठीक है ना, 1.26। इसको बोला गया कि ये 500 चक्कर लगाता है और एक जगह पहुंचता है, तो मतलब हमें उसका डिस्टेंस पता करना है, ठीक। ये हमें डिस्टेंस पूछ रहा है कि इसने अगर 500 चक्कर लगाए हैं, ठीक है ना, 500 चक्कर लगाए हैं, 500 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। इसको कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि ऐसे मान लो ये पहिया है, इसको अगर जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा तो ये क्या कवर कर रहा है, इसका जो सरकमफेरेंस है उतना ही तो चलेगा ये, ठीक है ना। जैसे आगे बढ़ा तो जब एक रिवॉल्यूशन माने एक पूरा चक्कर लगाया, माने उसका क्या हुआ, पूरा सरकमफेरेंस उसने पूरा अपना पैरामीटर का लेंथ के हिसाब से चला, ठीक है। तो मतलब एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन क्या हुआ, 1 पैरामीटर 2 πr। ये समझ आया बात, ठीक है, ये 2 πr। तो एक चक्कर इक्वल टू 2 πr, और यही डिस्टेंस हुआ उसका डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने 500 है, तो 500 चक्कर में कितना चला वो, 500 चक्कर में 500 इंटू 2 πr। ये समझ आई बात। एक चक्कर में 2 πr, देखो ऐसे है, अगर 2 चक्कर लगाता तो क्या करते, डिस्टेंस इक्वल टू द 2 इंटू, देखो दिख रहा है ना आपको, डिस्टेंस होता है 2 इंटू 2 πr, मतलब 2 चक्कर लगाया। अब 500 लगाया तो 500 इंटू 2 πr, डी निकाल देंगे यहाँ से, 500 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू इसको आधा कर देंगे डायमीटर का, तो 1.26 अपॉन में आधा, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगा दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब फिर क्या होगा, 7 से कैंसिल होगा आई गेस, 7 1 7, 5 इधर आ जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 5 इधर गया तो 7 8 56, ठीक। अब फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया ये वाला। अब इसको 5 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 5 2 10 और 1 11 इंटू 18, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 18 0 जा 18, 18 1 जा 18, 18 1 जा 18 और 1 19, मतलब हमारा जो डिस्टेंस हुआ ये इतना कवर हुआ, ठीक है ना। ये ऐसे सॉल्व होगा। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 9:45, देन द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बी। तो सिंपल है, इसको कैसे करते हैं, ठीक है, हमारा 10 क्वेश्चन है। इसमें बोला गया सरकमफेरेंस ऑफ बेस, मतलब राइट सिलेंडर के हमें वॉल्यूम पता होने चाहिए, ठीक है ना। बेस का जो सरकमफेरेंस ऑफ बेस, देखो ऐसे होगा, सिलेंडर का जो होता है डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला जो बेस है इसका सरकमफेरेंस, अब बेस क्या होता है, सर्कल होता है, इसका सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है, उसका जो सरकमफेरेंस होगा क्या होगा 2 πr है। अब बोल रहा है कि 2 सिलेंडर है हमारे पास, एक मान लो C1, एक दूसरा C2 मान लेते हैं, C2। इन दोनों का जो सरकमफेरेंस का जो वो है उनका रेशियो दे रखा है हमें, तो 2, इसका रेडियस कुछ होगा R1, ठीक है, इसका रेडियस होगा R2,
ये समझ आया बात। अब यहाँ से इन दोनों के हिसाब से इनका सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr1/2πr2, जो कि हमें दे रखा है 3:3/5। ये समझ आई बात। अब यहाँ से क्या करेंगे, R1 R2 का रेशियो निकाल लेते हैं। 2π से 2π कैंसिल, तो हमें हमारे पास क्या बचा, R1/R2 = 3/5। ये समझ आया। एंड अब हमें दे रखा वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम का रेशियो वो 9/45 है। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम का रेशियो निकाल देते। वॉल्यूम, पहले सर्कल का सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर R1 का स्क्वायर इंटू एच। ठीक, हाइट का रेशियो पूछा है गाइस, हाइट नहीं पता हमें, तो हाइट H1 मान लेंगे और इसका हाइट H2 मानेंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा πr1² H1, और दूसरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा πr2² H2। ये समझ आया। और ये हमें दे रखा है 9/45। ठीक, अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, 9 से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू देखो, R1/R2 दे रखा था ना, 3/5 निकाल लिया हमने, तो इसको यहाँ रख सकते हैं। देखो ध्यान से, R1/R2, इसका होल, दोनों पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और H1/H2 = होगा 9/47। ये समझ आया, 45। R1/R2 की वैल्यू 3/5 थी, तो यहाँ रख देंगे 3/5 का होल स्क्वायर H1/H2। ये आपको समझ आएगा गाइस। ठीक है, थ्री का, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, H1/H2 = 9/45। आप देख रहे हो कुछ कैंसिल हो रहा है, 9 9 9 कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ ही कैंसिल कर दो। फिर इसको भी कर सकते हो, अब इधर उसको भेजिए तो 25 को उधर भेजोगे तो यहाँ। ठीक है, H1/H2 = हो जाएगा 25/45। इसको सॉल्व करोगे तो 5/9 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है 5/9 B। ठीक है ना, इसको ऐसे सॉल्व करना था। आइए इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको कॉपी पर ही सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 क्वेश्चन में दे रखा है, फ्रॉम द टॉप of the building the angle of depression of two bikes on the opposite side of the building are observed to be 45° and 60°. If the height of building is h meter, then distance between two bikes is। तो कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। बोला है कि देखो, आपको दिख रहा होगा टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हमें एक बिल्डिंग बना लो ऐसे लाइन, उस पे से हम देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन माने होता है ऊपर से नीचे देखना। ठीक, और वो क्या, कहाँ देख रहे हैं, दो बाइक आ रही है अपोजिट साइड में, मतलब एक इधर है बाइक और एक इधर है। ठीक है, अपोजिट माने ये होता है आमने सामने। एक का एंगल है 45 और एक का एंगल है 60। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h, हाइट बिल्डिंग की h है, तो बताओ डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक, इन दोनों का मतलब ये जो टोटल है x, हमें ये फाइंड करना है, या d मान लो। तो वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस यहाँ से बिल्डिंग के, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको बिल्डिंग को c मान लो। ठीक, तो इसको o मान लो, AO निकालेंगे, AO को मान लो x, बिल्डिंग से a की डिस्टेंस का a मान लो, और बिल्डिंग से लेकर b वाली बाइक का डिस्टेंस वाई मान लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें x + y निकालना है। क्या निकालना है, x + y क्या है ये निकालना है। ठीक है, समझ आई बात, क्या निकालना है। तो हाइट वाइट दे रखी है, और ऑप्शन देखो गाइज, ऑप्शन में h है तो हमें h की चिंता नहीं करनी है, h की वैल्यू क्या होगी, h को h ही रहने दो। अब यहाँ से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। क्या होता है, tan बहुत फेमस है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल AOC में देखेंगे तो क्या होगा, tan 45। ठीक है ना, ये है, इसके हिसाब से हाइट ये हो गई, सॉरी परपेंडिकुलर ये हो गया h, और पॉन में बेस क्या है इसका, x है, तो x। ठीक है ना, ठीक है, तो इसको यहाँ 45 की वैल्यू 1 होती है h/x, तो h की वैल्यू x के बराबर आ गई। ठीक, ये x निकल गया, हमें y भी चाहिए। अब यहाँ से ट्रायंगल ये लेंगे, ट्रायंगल COB, यहाँ से tan क्या निकालेंगे, tan 60 निकालेंगे, इक्वल टू होगा h/, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है √3, इक्वल टू h/y। हम यहाँ से y निकालना है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू हो जाएगी h/√3। अब हमारे पास क्या आ गया, y आ गया और x आ गया, दोनों को सम कर दो, x + y इक्वल टू, x की वैल्यू h है, y की वैल्यू h + √3 है, h/√3। इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो,
ठीक है ना। तो √3 आएगा नीचे और फिर यहाँ आएगा √3h प्लस h। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो अभी पता लग जाएगा। h को कॉमन लो, h को कॉमन लोगे तो 1 प्लस √3 अपॉन में √3। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? देखो अगर हम मैच करें ऑप्शन के साथ तो ऑप्शन के साथ ये आई गेस ये हो जाएगा आपका, मुझे इस मेरे हिसाब से ये आंसर है। नहीं दिख रहा ना ये आंसर। चलो इसमें क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर देंगे। पता है क्या करेंगे, हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से। ठीक है ना, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ रेशियो इधर √3 देखो h, और ये जब √3 अंदर जाएगा √3 प्लस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये आया, ये आंसर है। ठीक है ना, ये सी आंसर है। तो ऐसे आपको पेपर में मैच करने के लिए थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगला अगला क्वेश्चन है, ये पॉइंट, ये सब है पॉइंट दे रखे हैं और वर्टिसेस, ये सब वर्टिसेस हैं। ठीक है ना, A B C D ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, किसी शेप के। अब वो शेप क्या होगा हमें वो पता करना है। तो वो शेप बड़ा आसान है बच्चों। देखो क्या करेंगे हम इसी में करने का ट्राई करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे, क्वाड्रेंट बनाएंगे। ठीक है ना, ग्राफ बनाएंगे, उससे पता कर लेंगे बहुत जल्दी। इसको उस करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब पॉइंट का क्या है 9 0, आपको प्लॉट करना आना चाहिए। देखो 9 0 कहाँ होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखो ऐसे आप अंदाजे से 9 बना लो, 9 यहाँ पर है और इधर हमें 9 और 6 की जरूरत है, तो यहाँ भी 9 और यहाँ पर 6 होगा। वाई कोऑर्डिनेट में हमें 6 दे रखा, तो 6 तक ऐसे बना लो। और एक्स का -9 है तो ये इधर -9 इधर होता है एक्स कोऑर्डिनेट। ऐसे अंदाजे से बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और -6 की ज़रूरत है नहीं। अब देखो क्या होगा, हम ये .90 इसको कैसे दर्शाएंगे 90 को। ये देखो 90 है, 90 कहाँ होगा, x9 है, y0 तो x9 और y0 तो यहीं पर होगा। ठीक, अब ये है ना -90, सी कोऑर्डिनेट देख लो, ए यहाँ बना दो। सी कोऑर्डिनेट का है -90, -9 यहाँ पर है और y0 ही है तो यहीं पर होगा, ये सी कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, अब बी बी 9 और 6 है, 9 ये रहा 6 ये रहा, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा इसका। और डी कोऑर्डिनेट है -9 6, -9 यहाँ पर है 6 यहाँ है तो यहाँ बनेगा डी। अब इसको जोड़ दो, इससे हमारा शेप आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ो सबको, चारों पॉइंट को। अब देखो ये क्या शेप दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, तो रेक्टेंगल ही। और आपको अगर प्रूफ करना है तो डिस्टेंस से आप प्रूफ कर सकते हो। ये पूरा डिस्टेंस 18 है और ऊपर भी 18 ही होगा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक के 6 है तो देखो दो साइड बराबर है तो इससे रेक्टेंगल होगा, ये रेक्टेंगल आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, इन ABC, ये देखो बच्चों ये BPT का एप्लीकेशन है। देखो अगर ABC ट्रायंगल है और हमारा PQ एक पैरेलल है BC के, तो PQ एक लाइन होगी जो पैरेलल होगी BC के। तो आपने पढ़ा होगा BPT में कि जब दो लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल में तो ये इनको जो रेशियो है वो बराबर होते हैं। तो रेशियो कौन कौन से बराबर होंगे, AP अपॉन BP इक्वल टू AQ अपॉन QC। और भी इसका और भी रेशियो इक्वल हो सकते हैं। देखो AP अपॉन AB। ठीक है ना, हम ये भी रेशियो ले सकते हैं, AQ अपॉन AC इक्वल होता है ये दोनों के बराबर ही PQ अपॉन BC के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होता है BPT के हिसाब से। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखो इसको यूज करेंगे, देखो AP दे रखा है और AB दे रखा है, हमें BC दे रखा है और PQ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं इक्वल, सब इक्वल ही है ना तीनों, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ इन दोनों को लो, AP अपॉन AB इक्वल होगा PQ अपॉन BC। तो यहाँ से AP की वैल्यू क्या है 1.5 और AB की वैल्यू क्या है 6, और यहाँ BC की वैल्यू 8 है नीचे और PQ हमें निकालना है। तो सिंप्लीफाई कर दो। देखो पॉइंट, देखो सबसे पहले तरीका क्या पॉइंट को सॉल्व करने का, पॉइंट को हटा दो और जीरो में कन्वर्ट करो। ठीक है, पॉइंट ऊपर हटता है तो नीचे जीरो लगता है। अब इसको सॉल्व करोगे, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। ठीक है, और 4, अब देखो इसको सॉल्व करो, PQ अपॉन 8 अपॉन 1/4, ये समझ आया। अब यहाँ से देखो 8 को उधर भेज दो, 8 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/4, और इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ गया, P की वैल्यू 2। ठीक है ना, PQ इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया सिंपल। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही अच्छा। सम ऑफ ऑल 3 डिजिट, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, ये AP का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये AP का क्वेश्चन है। कैसे बोला, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13 इज
बोला है सम बताओ उन 3 डिजिट नंबरों का जो 13 से डिवाइड होते हैं, ठीक। उनका ऐसे करेंगे अब उस क्वेश्चन को, मतलब क्या कह रहा है, हमें 3 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, जैसे 999 ये 3 डिजिट नंबर होता है, तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। क्या ये 13 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। तो 13 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 104। आपने टेबल पढ़ा होगा 13 इज 104। तो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ये है, हमें लास्ट का पता करना है। इससे क्या करेंगे, हम एपी बनाएंगे, क्योंकि ये एपी का सवाल है, ठीक। ये एपी का सवाल है, तो 13 से जो डिवाइड हो सके उसका लास्ट डिजिट नंबर होता है 98, आई गेस होगा 9। एक बार सॉल्व करके देखते हैं, 988 होगा, ठीक है, 9888। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 9888 को 13 से, तो ये हो जाएगा डिवाइड 13 7 जा 91 होता है, 91। और इसको सॉल्व करोगे 8 में से 1 के 7 78, 36 जा 78। तो मतलब ये पूरा कट रहा है, तो सबसे आखिरी डिजिट होगा जो 3 डिजिट वो 9888 होगा। अब अगला जो सेकंड नंबर होगा 117 होगा, क्योंकि 13 का हमें डिविजिबल वाले नंबर लेने जो 13 से डिवाइड हो सके। तो ये जो एपी है हमारी ये बनेगी 104 117 ऐसे। लास्ट टर्म हो जाएगी 9888। तो फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, ए की वैल्यू क्या 104, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है एन, चाहे उसे एल कह लो, ठीक है। लास्ट टर्म उसकी वैल्यू क्या 9888। और हमारे पास एन सॉरी डी, डी माने कॉमन डिफरेंस क्या है 13, समझ आया, क्योंकि सम का जो इन दोनों का जो अंतर है वो 13 ही है, ठीक। तो यहाँ से डी की वैल्यू 13। अब सम निकालना है हमें, इन सब का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और एन बाई 2। एन नहीं पता, एन माने होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर्स हैं, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ से एन निकलेगा, ठीक है। इन सब की वैल्यू यहाँ रखो, तो ए एन की वैल्यू है 9888, ए की वैल्यू है 104 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 13। अब यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको माइनस उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 13, मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको राइट साइड, और इसको 104 को इधर ले जाओगे तो 4 आई गेस 8 और इधर 8 ये बन जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू इसको 13 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 13 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपका, डिवाइड करो 8884 डिवाइड बाई 13, 13 से डिवाइड करोगे तो 13 आई 6 जा 78 होगा, ठीक है। 13 6 जा 78, और फिर बचेगा आपका 10 बचेगा, तो 10 इधर आ गया 104, 13 9 जा 13 9 जा नहीं 13 8 जा 104 होता है, ठीक। तो ये होगा 68, और एन की वैल्यू एन, अभी एन की वैल्यू नहीं है, एन माइनस 1 की वैल्यू है, एन वन इधर भेजो तो 69 बन गया। तो हमारा क्या बना सम, एस एन इक्वल टू हो जाएगा 69 बाई 2, ए क्या था ए एस 104 प्लस लास्ट टर्म क्या 9888। तो हमारा ऑप्शन का जो आंसर, इसका जो आंसर है इसके हिसाब से ये आंसर हमें सॉल्व नहीं करना, हमें बस मैच करना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k विल बी। बोल रहा है कि एक रूट अगर इसका रेसिप्रोकल है दूसरे के इस इक्वेशन के, तो k की वैल्यू क्या होगी। बच्चों बहुत सिंपल है, पहले रूट को मान लो लेट फर्स्ट रूट को मान लो कुछ ही मान लो a मान लो, ठीक। तो दूसरा रूट क्या होगा, देन सेकेंड रूट विल बी 1 बाय ए, रेसिप्रोकल माने होता है उसका उल्टा, तो 1 बाय ए। अब देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है ए इंटू 1 बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या निकलता है सी बाय ए, सी बाय ए पढ़ा है ना, सी क्या है यहाँ पर, सी ये है के माइनस 4 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ पर सॉल्व करो इसको, ए से ए कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन 4, ठीक है ना, समझ आया। अब देखो k की वैल्यू कैसे निकलेगी, 4 को उधर भेज दो, k माइनस 4 इक्वल टू 4। अब k की वैल्यू आ गई आपकी 8, क्योंकि ये 4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 8। कितना सबसे आसान तरीका यही है सॉल्व करने का। सोलवा क्वेश्चन करते हैं, इसमें 2000 क्वेश्चन है, 2010 में हीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 रुपीज एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज एवरी ईयर। हर इन्वेस्टमेंट रिचेस 60,000 इन अ ईयर। सो हमें बोल रहा है कि
हिमा है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा है 20,000 का इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट माने उसने 20,000 अपनी तरफ से लगाए और हर साल वो 5,000 का प्रॉफिट अर्न करती है, मतलब 5,000 उसको प्रॉफिट होता है। तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखो 2010 में उसने स्टार्ट करा बिजनेस, तो 2010 में उसके पास कितने रुपए थे? 20,000 रुपये, ठीक। अब 2011 में उसके पास होंगे 5,000 और ऐड करोगे तो 25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे, हम काउंट करते रहेंगे कि 60,000 हमारा कौन से ईयर में उसको इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले साल 20,000, दूसरे साल 25,000, तो हम 2012, ठीक है ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 2012 में 30,000 हो जाएगा, 5,000 ऐड करते चलेंगे, ठीक। फिर 2013 में हो जाएगा 35,000, ऐसे ही 2014 में हो जाएगा 40,000, और 2015 में हो जाएगा 45,000, 16 में हो जाएगा 50,000, और 17 में हो जाएगा 55,000, और हमारा 2018 में 5,000 ऐड करोगे 60,000। तो मतलब कौन से ईयर में हमारा हो रहा है 60,000? 2018 में। तो ऑप्शन ए आज। और ये है 17वां क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 14 सेंटीमीटर, इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? जो पूरी लेंथ होती है उसका, पूरा जो उसका होता है ना ये साइड, उसको, उसका लेंथ को कहते हैं सर्कमफेरेंस। तो सर्कल में ये बोला है कि सेमी सर्कल है, ठीक है ना। प्रोट्रैक्टर आपको पता है डी शेप का होता है, ठीक। तो प्रोट्रैक्टर में क्या क्या होता है, कितने साइड होते हैं? एक ये होता है डायमीटर, ठीक है, और ये होता है एक सर्कमफेरेंस। तो हमें क्या करना है, हमें इसका डायमीटर, द डायमीटर ऑफ सर्कमफेरेंस सर्कल इज 14। हमें डायमीटर दे रखा है इसका, ठीक है, मतलब रेडियस कितना हो गया? 7 हो जाएगा, ठीक। हमें इसका सर्कमफेरेंस निकालना, मतलब इसकी लेंथ निकालनी है। तो सेमी सर्कल प्लस 2r, समझ आया। सेमी सर्कल का जो होता है आपका सर्कमफेरेंस वो होता है पाई आर, प्लस हमारा जो ये भी तो है, ये भी तो साइड है, तो इसको भी जोड़ लेंगे तो 2r, मतलब ये 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू 7 है, प्लस 14, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस 14 इक्वल टू हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी है, ठीक है। सर्कमफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से देखना। और ये हमारा 1 नंबर के क्वेश्चन है, उसका लास्ट क्वेश्चन है ये। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल एट बी। तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं ए बी सी करके, उसमें बी जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और हमें दे रखा है ए बी रेशियो ए सी 1:2, ए बी और ए सी 1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, रेशियो दे रखा है, देखो बच्चों, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब ये नहीं कि ए बी इक्वल टू 1 है, ए सी इक्वल टू 2 है, ये रेशियो है, मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, ए सी 2x, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें बेस निकालना है, हम बेस निकाल लेते हैं पहले। पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं एल, ठीक है ना, एल का स्क्वायर, हमें एल चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ से एल स्क्वायर निकल जाएगा, 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, 3x स्क्वायर बचा। अब इसमें से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, तो एल इक्वल टू √3 का x आ जाएगा, ठीक। तो मतलब हमारी ये जो बी सी है वो क्या है, √3x, ठीक। अब क्या करना है हमें, सिंपल इसमें हमें tan a को देखना है। देखो tan a कैसे निकलेगा, ये एंगल है, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, समझ आया। तो हमारा tan a क्या हो जाएगा, tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, तो परपेंडिकुलर क्या है, √3x, और बेस क्या है, x, ठीक है ना, ये समझ आया। अब यहाँ बस रख दो इसकी ये जो वैल्यू यहाँ रख दो बस, 2 इंटू √3x/x अपॉन में 1 प्लस tan x स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, 3x का अपॉन x होल स्क्वायर, ठीक। और इसको सॉल्व करो, x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, यहाँ से भी x कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2√3 अपॉन नीचे क्या बचा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2√3
अपॉन में 4, इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 2 2 4, तो √3/2, √3/2 कहाँ है ऑप्शन, ये है सी आंसर। तो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में मैं पूरा 5 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप स्टडी।